बायोलॉजी बॉम्ब, माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन पढ़ने से पहले इसमें आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी जो है क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्या होता है पहले हमने उसे जानना होगा। और एक चीज़ आपने और सुनी होगी, क्रोमोसोम। तो अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि क्रोमेटिन क्या चीज़ है, क्रोमोसोम क्या चीज़ है। ठीक है, डीएनए क्या चीज़ है, मतलब क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब के बीच में। तो बहुत डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये क्या होता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के साथ, जैसे यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो गया और ये अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर लिया इसने? न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म कर लिया। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, अगर ये लेस कंडेंस्ड स्टेट में होगा, ठीक है, अगर ये लेस कंडेंस्ड होगा, यानी अगर ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये इस डीएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, कुछ सर्टेन एक्टिव साइट्स होंगी। ठीक है, अब ये इस स्ट्रैंड फॉर्म में ही प्रेजेंट है, या फिर थोड़ा बहुत कंडेंस्ड है, हल्का फुल्का से ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो, ये लेस कंडेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है, और जो जब ये लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, और स्पेसिफिकली किस फेस में? जी नॉट या फिर इंटरफेस स्टेज में। सेल की जी नॉट, अगर आपको अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा जी नॉट फेस इंटरफेस क्या होती है, तो आप इतना ध्यान रखो कि लेस कंडेंस्ड फॉर्म जो होती है न्यूक्लियो प्रोटीन के, यानी डीएनए की, ठीक है, जब एसोसिएटेड होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रोमेटिन। ठीक है, अब जब सेल साइकिल की एम फेस आती है, तो उसमें जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। वो कौन सी फेस? एम फेस। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ध्यान रखना। ठीक है, भले ही अभी आपको सेल साइकिल नहीं पता, बट आप फेस के 2-3 नाम याद रख सकते हो। जी नॉट इंटरफेस में आपको क्रोमेटिन फॉर्म में मिलेगा, जबकि एम फेस जब आएगी वहाँ पर ज़्यादा, अब यही क्रोमेटिन क्या हो रहा है? कंडेंस्ड हो जा रहा है ज़्यादा। ठीक है, कंडेंस्ड होकर क्या फॉर्म कर रहा है? क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यानी डीएनए जो है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। जब वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाता है, जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोटीन हो गया, तो क्या बना रहा है? न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उसे कंडेंस कर रहा है थोड़ा। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में आ गया? लेस कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम उसे कह रहे हैं क्रोमेटिन। क्लियर? जी नॉट इंटरफेस और इंटरफेस स्टेज में पाया जाता है सेल साइकिल की। अब जब ये एम फेस में आएगा सेल साइकिल की, तो ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे नहीं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इतना क्लियर? क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, अब हमें देखना है यही जो क्रोमेटिन होता है, ये जो क्रोमेटिन होता है, इसमें ही 2 रीजन्स बांट दिए जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये टर्म किसने कॉइन की थी? ये टर्म कॉइन की थी ई हिट्स ने। ठीक है, 1928 में। ठीक है, अब मैंने क्या बात कही कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है वो लेस कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्रोमोसोम। क्लियर बच्चा? अब इसमें भी आपको वेरियस डिग्री ऑफ कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका भी कुछ पार्ट ज़्यादा कंडेंस्ड होगा और कुछ कम होगा। क्लियर? तो जो पार्ट लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, ट्रू क्रोमेटिन एक तरीके से, बिकॉज हमने कहा लेस कंडेंस्ड होता है क्रोमेटिन। और कुछ पार्ट क्या होता है? कुछ पार्ट ज़्यादा कंडेंस्ड होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन होगा वो लाइटली स्टेन्ड होगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्ट्रेन्ड होगा। ठीक है, डार्कली स्टेन्ड। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड है, लाइट स्टेन्ड है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड है और ज़्यादा कंडेंस्ड है। ठीक है, इट इज़ मोर कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो लेस कंडेंस्ड फॉर्मेलिटी डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, इस स्ट्रैंड पर कुछ साइट्स प्रेजेंट होंगी, कुछ साइट्स जहाँ पर क्या होंगे, जहाँ पर अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है, इससे एमआरएनए बनना है, ठीक है, यानी जीन एक्सप्रेशन होना है, तो उसके लिए क्या होगा? कुछ फैक्टर्स आके अटैच होंगे। अब फैक्टर्स सभी तो अटैच हो पाएंगे इन साइट्स पर जब ये साइट्स ओपन होंगी। अब मैं अगर क्या करूँ, अगर मैं अब इस जो ये हमारा स्ट्रैंड है, इसे मैं फोल्ड कर दूँ, इसे कंडेंस्ड फॉर्म में ले आऊँ, तब जो एक्टिव साइट्स थी वो क्या हो जाएंगी? वो ओपन नहीं रहेंगी। ठीक है, अब उनसे वो फैक्टर्स अटैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो साइट्स हाइड हो गई, एक्सेसिबल नहीं इन फैक्टर्स के लिए। तो अब कौन सा जो इन दोनों में से, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, तो कौन सा डीएनए जो होगा, जो हमारा है यहाँ पर, कौन सा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव होगा?
फर्स्ट वाला क्यों वो, बिकॉज उसमें जो साइट्स हैं वो एक्सेसिबल है फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स जुड़ेंगे अपना काम करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होएगा यानी जीन एक्सप्रेशन होएगा, ठीक है। जबकि सेकंड साइट के अंदर जिसमें कंडेंस्ड फॉर्म है, जिसमें हमने उस धागे को लपेट के बहुत ज़्यादा गुच्छा सा बना दिया, अब उसमें जो अंदर साइड थी वो छुप गई, एक्सेसिबल नहीं है, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यही फंडा होता है। तो यूक्रोमेटिन क्या है, वो लेस कंडेंस्ड फॉर्म है यानी फर्स्ट वाली, तो ये क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म होगी। इसमें ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटीन कोडिंग जीन्स, बिकॉज जीन्स क्या हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। डीएनए में आपको जरूरी नहीं कि जो सारा डीएनए का सारा डीएनए जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा, नहीं, ठीक है। जो आपका एक्सप्रेशन वाला पार्ट होता है डीएनए के अंदर, बहुत सारे कोडिंग भी रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे नॉन कोडिंग रीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारा एक्सप्रेस नहीं होता, स्पेशली जैसे जैसे प्रोकैरियोट्स से हम यूकैरियोट्स में आ रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी राइज हो रही है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मोस्टली जो रीजन है वो नॉन कोडिंग प्रेजेंट है, क्लियर। यूक्रोमेटिन क्या हुआ, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड, लेस कंडेंस्ड, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हुआ। ये हमें समझ में आ गई किस तरह से कंडेंसेशन से रिलेटेड है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगा, ठीक है, मोर कंडेंस्ड नहीं होगा, इसलिए हमने कहा हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट है, ठीक है। और जो साइलेंट होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है नेचर इस तरह से ही बनाए कि उसके अंदर कम जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं होता उतना, ठीक है। अब अच्छा एक टर्म और यहाँ पे आती है, बिकॉज ये स्टैटिक नहीं है, जैसे आपने देखा कि की जो क्रोमैटिन होता है ना, क्रोमैटिन ही क्या फॉर्म करता है, आगे जाके क्रोमोसोम्स फॉर्म करेगा, बस सेल साइकिल में किस फेज, कौन सी फेज चल रही है उसका डिफरेंस है, ठीक है। किस टाइम सेल को ज़रूरत है ट्रांसक्रिप्शन करवाने की, उस टाइम पर जो है उस टाइम पर वो लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। जिस टाइम उसे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह नहीं करवाना उस टाइम वो मोर कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सेल पर डिपेंड करता है ये। तो यही जो मतलब एक चीज़ हमें समझ में आएगी कि जो खेल है पैकेजिंग का, ठीक है, चलता रहता है सेल के अंदर, ठीक है, कभी मोर कंडेंस्ड फॉर्म, कभी लेस कंडेंस्ड फॉर्म। तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन करता है, इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं कुछ प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम रीमॉडलिंग में, एक सेपरेट वीडियो आएगा। यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कुछ उनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स का जिससे सब किया जाता है। तो एक होता है हिस्टोन एसिटाइलेशन, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे डीएनए है, वो एसोसिएटेड होगा कुछ प्रोटीन से, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर। तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, पैकेजिंग करवाते हैं क्रोमोसोम्स की, यानी फोल्डिंग करवा रहे हैं। तो उनके साथ ही छेड़छाड़ करके हम या तो लेस पैकेज फॉर्म में रखेंगे जो डीएनए है, या फिर मोर पैकेज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हिस्टोन एसिटाइलेशन से क्या होता है बच्चा, जैसे आपको इस फिगर में शो किया जा रहा है, हिस्टोन एसिटाइलेशन में क्या होगा कि ये एसिटाइलेशन होने से, ठीक है, हम डिटेल में नहीं पढ़े, हम समझ रहे इससे क्या होगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन होने से क्या होगा कि वो जो हमारा क्रोमैटिन है वो लूजली पैक्ड हो जाएगा, यानी लेस कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा, क्लियर। ये तो था हिस्टोन एसिटाइलेशन। तो हिस्टोन एसिटाइलेशन किस में देखने को मिलेगा, यूक्रोमैटिन में, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में क्या देखने को मिलेगा, डीएसिटाइलेशन, क्लियर बच्चा। अब एक और चीज़ होती है उसे हम कहते हैं मिथाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन भी होता है और डीएनए मिथाइलेशन भी होता है। तो हम यहाँ बात करें स्पेसिफिकली हिस्टोन मिथाइलेशन की, ठीक है। तो हिस्टोन मिथाइलेशन के अंदर क्या होता है कि यूजुअली तो जब हम मिथाइलेशन की बात कर रहे होते हैं, तो मिथाइलेशन करने पे चाहे हिस्टोन में करा रहे हो चाहे डीएनए करा रहे हो, अल्टीमेटली क्या होता है कि टाइटली पैक्ड हो जाता है, मतलब पैकेजिंग और हो रही है, यानी मोर कंडेंस्ड फॉर्म बन रही है, ठीक है। बट मिथाइलेशन भी अब ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर होंगे, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हिस्टोन प्रोटीन्स पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, मेंशन भी है कि हेट्रोक्रोमैटिन में मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन किस साइट पर हो रहा है, ठीक है। यूक्रोमैटिन में एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन किस साइट पर हो रहा है। तो वैसे तो एसिटाइलेशन तो हमेशा ही किससे रिलेट किया जाएगा, लूज पैकेजिंग से, ठीक है। इसलिए यूक्रोमैटिन में आपको एसिटाइलेशन देखने को मिलेगी, हेट्रोक्रोमैटिन में नहीं मिलेगी, वहाँ पर डीएसिटाइलेशन होगा। इन डीएसिटाइलेशन होने से हेट्रोक्रोमैटिन बन रहा है, ठीक है। जबकि मिथाइलेशन यूजुअली तो एसोसिएट किया जाता है किससे, टाइट पैकेजिंग से, मोर कंडेंस्ड फॉर्म से, बट कुछ साइट पर अगर स्पेसिफिक साइट्स पर किया जाए तो इससे क्या होता है, इससे लेस कंडेंस्ड फॉर्म भी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि H3K4 एंड H3K79 पर अगर मिथाइलेशन होगी तो क्या बनेगा, यूक्रोमैटिन, लेस कंडेंस्ड फॉर्म ही बनेगी, ठीक है।
जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होगा, मिथाइलेशन कहाँ पे हो रही है, H3K9 वो से मोर कंडेंस फॉर्म में बना रही है, ठीक है, ज़्यादा टाइट पैकेजिंग करवा रही है। अब हमने बात तो कर ली हेट्रोक्रोमेटिन एंजियोक्रोमेटिन की। अब इवन हेट्रोक्रोमेटिन भी, जिसमें ना आपका ये कोई स्टैटिक फेस नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक फेस नहीं है, उसी क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स भी बनते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल का क्या फेस चल रहा है, सेल की क्या नीड है, उसके बेसिस पर सब चेंज होता रहता है विद टाइम, ठीक है। ये रेगुलेशन चलता रहता है कि कभी मोर कंडेंस्ड, कभी लेस कंडेंस्ड, कभी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है, कभी इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन को भी हमने दो में डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब तक हमने हेट्रोक्रोमेटिन में क्या बात कही बच्चा, कि ये मोर कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें भी अब कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कंडेंस्ड ही रहेगा, इसमें भी अब कुछ पार्ट ऐसा होगा बच्चा जो कंडेंस्ड ही रहेगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। अब जो कंडेंस्ड होगा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, डीपली स्टेन्ड है, और जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है बिकॉज जीन्स क्या फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, यानी एक्सप्रेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है उसके अंदर, उस रीजन के अंदर जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज जीन्स तो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, क्लियर। उसकी जगह ये क्या प्रेजेंट होते हैं, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ठीक है। कहाँ किस फेस में लेगा, इन एस फेस, ठीक है, बिकॉज जीन्स ही प्रेजेंट होंगे तो रिड्यूस फ्रिक्वेंसी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। कहाँ पर मिल जाएंगे, लेट यू अगर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हम ड्रॉ करके दिखाएं तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। बिकॉज अच्छा अब हम कह रहे हैं कि आप क्रोमोसोम पर क्यों ड्रॉ करके बता रहे हो, बिकॉज मैंने क्या कहा बच्चा, ये कोई स्टैटिक स्टेज नहीं है, क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, बस फेस पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर फेस बताई गई है, ठीक है। तो जैसे ये हुआ आपका बीच वाला रीजन से हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, जिससे जो ये आर्म्स जुड़े हैं क्रोमोसोम्स के दोनों, ठीक है। इस सेंट्रोमेयर रीजन के जो पास वाला रीजन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और साथ में कहाँ पे जो टीलोमेयर्स प्रेजेंट होता है इनके पास प्रेजेंट होता है क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो इन टीलोमेयर्स और सेंट्रोमेयर रीजन्स को कौन फॉर्म करता है, इनसे कौन एसोसिएटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक बच्चा। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की। अब कुछ स्टेजेस में क्या होता है कि वही वाली बात है जो हमने प्रोसेस देखी, एसिटाइलेशन, ठीक है, डीएसिटाइलेशन हो गया, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिथाइलेशन हो गया अगर, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लूज पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब लूज पैकेजिंग हो जाएगी, लेस कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, यानी डीकंडेंस्ड हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्म से, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब इसकी जो ट्रांस एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, वो एक्सेसिबल हो गई फैक्टर्स के लिए, अभी एक्सप्रेस कर सकता है, तो जीन एक्सप्रेशन का पोटेंशियल रखता है कौन, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, ठीक है, वो टोटली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, क्लियर। कहाँ प्रेजेंट देखने को मिलेगा हमें, ये मैमेलियन बार बॉडी में, ठीक है बच्चा। तो जो हमारा टॉपिक है हेट्रोक्रोमेटिन एंड न्यूक्रोमेटिन वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ है उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें, उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।